हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव और आज हम बात करेंगे इंटीरियर के वो 7 गलतियाँ जिसकी वजह से आपको 2 लाख रुपए का भी नुकसान हो सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटीरियर बनवाने जा रहे हो या बनवा रहे हो तो आप प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हो सकता है आपके 2 लाख से 5 लाख रुपए तक भी बच जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव स्टूडियो से और मैं रियल साइट्स पे काम करता हूँ और प्रैक्टिकल चीज़ें हर एक बताता हूँ जिनसे लोग अक्सर गलतियाँ करने से बचे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटीरियर बनाने से पहले 7 बड़ी वो गलतियाँ नॉर्मली लोग जो करते हैं उनसे कैसे बचा जाएं और कौन सी वो गलतियाँ हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे इसके साथ है सबसे पहले गलती, जिसमें क्या होता है एक्चुअली कि सबसे बड़ी जो गलती है वो लोग ये करते थे इंटीरियर बनवाने से पहले कि बजट फिक्स नहीं करते। बजट प्लानिंग उनकी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि लोग बोल देते हैं कि भाई 5 लाख का बजट है और लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको कौन सी चीज़ें और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए और कौन सा कहाँ पे क्या बनाना है। कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग करने से पहले वो बजट फिक्स कर लेते हैं और उनकी कोई प्लानिंग भी नहीं होती है। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है और हमारा नुकसान का स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो यही होता है। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका बजट था कम से कम 5 लाख रुपए जैसा। अब उन्होंने क्या किया कि उसमें से 3.5 लाख रुपए तो किचन पे लगा दिए और पीछे उनके लिए बचा बाकी पूरे घर के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए। अब हुआ क्या रिजल्ट, उनको एकदम लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना पड़ा। लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, बाकी सब के लिए एकदम हल्का मटेरियल, हल्की प्लाई और एकदम कम प्रोडक्ट में उनका काम हुआ। तो उनका कम प्रोडक्ट में काम हुआ, कम मटेरियल में काम हुआ, तो उसके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। और बाद में बोला है कि भैया यार इसको तो प्लानिंग हमने ठीक से करते हैं तो बढ़िया रहता। सबसे बड़ी यही गलती होती है और यही नुकसान उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। एक और रियल एग्जाम्पल बताता हूँ कि कई लोग शोरूम में जाते हैं और बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ देख के बोल देते हैं ये चाहिए वो चाहिए और फिर आखिर में होता है क्या है कि ओवर बजट उनकी चीज़ें हो जाती है। मान लो 2 लाख रुपये से क्रॉस हो जाती है, उनका ओवर बजट हो जाता है। फिर वो बाद में आके भुगतते हैं उन्हीं चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखें कि आप बजट को लेके बजट प्लानिंग करके ही आप शोरूम में जाए। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचे समझे और फिर वो चीज़ों की खरीदारी करें और बजट आपका मेंटेन भी रहेगा उसकी तरह से। ये गलती का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो इंटीरियर है वो हाफ कंप्लीट रह जाता है या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें का आप खासकर ध्यान रखें। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है कि इसमें इंटीरियर शुरू करने से पहले एक सिंपल बजट ब्रेकअप जो है बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि किचन में 35% हो गया, बेडरूम में 25% हो गया या फिर लिविंग रूम में 25% या फिर जैसे कि लाइट प्लस इलेक्ट्रिकल का 10% हिस्सा हो गया और जो एक्स्ट्रा जो है बफर जो है हमको लेके चलना हमेशा 5% का। इस तरीके से जो ब्रेकअप बनाएंगे तो आपका ओवर बजट भी होने से बचेगा और जो है मटेरियल भी एकदम कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है। मटेरियल में आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बजट भी और बजट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन रहेगी। तो खासकर इस चीज़ों का ध्यान रखें और ये चीज़ें फॉलो करके चलें आप। याद रखो दोस्तों, इंटीरियर में पैसा कम होना प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्चुअली प्लानिंग ना होना ही प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें एक खासकर ध्यान रखें, प्लानिंग ही अपना पैसा बचाता है। अब इसी के साथ हमारा दूसरी सबसे बड़ी गलती जो है लोग करते हैं वो है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना। अब एक्चुअली होता है क्या है कि कस्टमर बोलता है भाई ये तो मेरा पुराना आदमी है, काम अच्छे से करता है या 10 साल से काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है। एक्चुअली हमारी जो गलती है ना वो यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों कि एक साइट पे क्या हुआ कि क्लाइंट ने बोला कि ये काफ़ी मेरा आदमी पुराना है और काफ़ी साल से काम कर रहा है, यहाँ पे 20 साल से काम कर रहा है, इतना साल वो है ऐसे। अब उसने ब्लाइंड ट्रस्ट करके काम तो करवा लिया कारपेंटर का, पर वहाँ पे हुआ क्या बाद में 3-4 महीने बाद जाके वो जो प्लाई है वो फूलना स्टार्ट हो गई। अभी किचन में क्या होता है कि उसमें लोकल ब्रांड की प्लाई यूज़ कर ली, उसकी वजह से ही उसको वो जो सारा नुकसान हुआ क्लाइंट को बाद में भुगतना पड़ा। रिपेयरिंग का खर्चा उसका दोबारा हुआ वापस। एक और केस में कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मॉड्यूल जैसा फिनिश दूंगा, वैसा करूंगा, अच्छे से फिनिशिंग वो सब बढ़िया अच्छे से रहेगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि हार्डवेयर जो है वो थोड़े टाइम बाद ही ख़राब होना स्टार्ट हो गए। 6 महीने बाद उसके जो है सॉफ्ट क्लोज ख़राब हो गए। अभी ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो लोकल ब्रांड के जो चीज़ें हैं वो डाल देता है। हार्डवेयर जो है जैसे कि चैनल्स हो गए, इंजेस हो गए, ये सारे लोकल ब्रांड के वापर देते हैं और अपन को जो है पहले बातें बड़ी कर देते हैं। तो उनसे बचे आप। देखिए ब्लाइंड ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना वो बाद में होता है कि क्योंकि कस्टमर को जो है वो तब पता चलता है जब काम ख़त्म हो चुका होता है। अभी होता है क्या एक्चुअली कि जब उसके बाद क्या होता है कि ना तो काम ढंग से हो पाता है, ना उसका काम का वापस पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमको पहले से ध्यान में रख के चलनी है। देखिए कारपेंटर या कॉन्ट्रैक्टर पर ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो।
उसमें 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रख के चलो और वो रिटेल में लो, जैसे कि प्लाईवुड कौन सा ग्रेड यूज़ करेगा और कौन सी वस्तु है, कौन सा मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, हार्डवेयर कौन सा यूज़ कर रहा है, कौन सी कंपनी का लोकल ब्रांड वो यूज़ ना करे, जैसे कि हार्डवेयर में चैनल्स हो गई, इंजेस हो गए, वो कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा जो है वर्क होने के काम होने के बाद हमेशा चेक करो उसका काम की भाई फिनिशिंग जो है वो कैसे हुई है, वो सब चेक करके ही फिर वापस जो है उसका बिलिंग जो है वो बिलिंग करवाओ। और उससे पहले जो खास चीज़ है वो उसका मटेरियल जो काम कर रहेगा, काम से पहले उसका पूरा कोटेशन है वो लेके रखो रिटर्न में, तभी आपका काम एकदम परफेक्ट हो पाएगा। याद रखो दोस्तों, इंटीरियर हो या कोई भी काम हो, रिश्तेदारी हमेशा प्रोफेशनल नहीं होती है, इसलिए हमेशा जो है पेपर पर रिटर्न वर्क लो और वही हमारे लिए सेफ है। और इसी के साथ हमारा जो है तीसरी और बहुत कॉमन गलती है दोस्तों, वो है कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को बहुत ही लाइटली लेना। अब होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि बाद में देख लेंगे, अभी इंटीरियर पर फोकस करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। यहीं से हमारे जो है फ्यूचर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैं आपको कुछ एक रियल साइट के एग्जांपल बताता हूँ कि एक साइट पर क्लाइंट ने सोफा फाइल करने से पहले टीवी यूनिट बनवा लिया और बाद में पता चला कि प्लग पॉइंट जो है वो सोफे के पीछे आ रहा है और रिजल्ट क्या हुआ, वायर बाहर दिख रहे थे और पूरा इंटीरियर का लुक जो है ख़राब हुआ। और दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एक और केस में किचन के अंदर चिमनी और माइक्रोवेव का पॉइंट डिसाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से कैबिनेट बनने के बाद वॉल तोड़नी पड़ी और टाइल्स जो है वो ब्रेक हुई और एक्स्ट्रा जो है 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा भी हुआ। अभी एक्चुअली इसमें जो है प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल गलती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इंटीरियर कंप्लीट होने के बाद कुछ तोड़ फोड़ से ही फिक्स होता है और जो काम एक बार फिक्स हो जाए या जो बार बार तोड़ फोड़ हो तो फिर वो पहले जैसी फिनिशिंग जो है वो नहीं रहती है, पूरा मिसमैच ही काम रहता है। तो खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, और जो पहले से डिसाइड करके फिर इलेक्ट्रिक लेआउट जो पहले से बना के फिर आप जो है इलेक्ट्रिक वर्क करवाएं। दोस्तों मैं आपको एक प्रोफेशनल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जैसे कि इंटीरियर शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिकल लेआउट फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये पॉइंट्स हमेशा क्लियर रखो। एक तो पहला तो है टीवी यूनिट के पीछे प्लग प्लस वायर, और दूसरा है बेड के पास चार्जिंग पॉइंट, तीसरा है किचन में चिमनी, माइक्रोवेव, आरओ, ये सारे पॉइंट फिक्स करो। फिर है स्टडी टेबल और या फिर वर्क फ्रेम होम पॉइंट या फिर एक्स्ट्रा स्विच फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। एक्स्ट्रा स्विच हमेशा देख के रखो स्विच, बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो एक स्विच पॉइंट के लिए आप बार बार वापस चेंज कराते हो, वापस तोड़ फोड़ कराते हो, तो आप जो एक्स्ट्रा स्विच रखोगे उसको कोई आपको नुकसान नहीं होगा, फ्यूचर में आपके लिए वो यूज़ होगा। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट आज लगाना बहुत सस्ता होता है, बाद में लगाना महंगा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंटीरियर सिर्फ फर्नीचर नहीं होता है, अंदर की वायरिंग जो है वो वायरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप हमेशा ध्यान में रख के चले वायरिंग को, इलेक्ट्रिक लेआउट को, ये सारी चीज़ों को। देखिए चौथी सबसे महंगी गलती दोस्तों, सिर्फ सस्ता देख के प्लाईवुड चूज़ करना, सिलेक्ट कर लेना। कस्टमर बोलता है भाई सब प्लाईवुड सेम ही तो होती है, लेकिन इंटीरियर में ये जो सोच होती है ना, ये सोच ही सबसे महंगी गलती होती है हमारी, और ये जाके हमको महंगा पड़ता है। लेकिन जो है वो इसमें जो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, रियल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक किचन प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने बोला भाई बजट टाइट है, सस्ता प्लाईवुड लगा दो। अब कारपेंटर ने MR ग्रेड प्लाईवुड लगा दिया। अभी उसमें क्या होता है कि जहाँ BWP प्लाईवुड लगाना चाहिए था और वहाँ पर हुआ क्या, उसने MR ग्रेड प्लाईवुड नॉर्मल लोकल प्लाईवुड लगा दी। अब जिससे क्या हुआ, 3 से 4 महीनों में जो है वो सिंक के पास प्लाईवुड फूल गया और शटर टाइट हो गए और पूरा किचन रिप्लेस करना पड़ा। फिर बाद में ये सारी दिक्कतें होती है। इससे अच्छा हम अच्छी प्लाई, अच्छी ट्रेड जगह देख के उसके हिसाब से सिलेक्ट करें हम प्लाई का, और मटेरियल जो है वो उसके हिसाब से सिलेक्ट करके यूज़ करें, तो बेटर हमको भविष्य के लिए, जो फ्यूचर के लिए जो हमको है वो सेफ रहता है। अब इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो लो क्वालिटी प्लाईवुड का नुकसान ये होता है कि प्रॉब्लम तुरंत नहीं आती है, थोड़े टाइम बाद आती है, तब तक वारंटी का प्रूफ भी नहीं रहता है अपने पास, और कस्टमर को डबल जो है वो खर्चा भी होता है। अभी इसका सॉल्यूशन जो है वो ये होता है कि हर जगह सेम प्लाईवुड यूज़ करना बंद करें आप, जिसका जो करेक्ट यूज होता है वो इस तरीके से होता है। किचन या वेट एरिया में BWP प्लाई यूज़ करें, और वार्डरोब या बेड के लिए BWP या नॉर्मल कोई भी प्लाई यूज़ करें, और जो लॉफ्ट या ड्राई एरिया होता है उसमें MR प्लाईवुड जो है वो लिमिटेड यूज़ हो इसमें। और सिर्फ बोलने पर मत जाओ, जो आपको जो है बिल है वो बिल में ब्रांड और ग्रेड लिखवाओ, आप रिटर्न में लो हमेशा। याद रखो दोस्तों, प्लाईवुड सस्ता लेने से इंटीरियर सस्ता नहीं होता है, शॉर्ट टर्म लगता है वो। दोस्तों गलती नंबर 5 हमारी, दोस्तों इंटीरियर में और बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, वो लाइटिंग का प्लानिंग जो है वो गलत कर देते हैं। अभी लोग क्या बोलते हैं कि लोग बोलते हैं बस सीलिंग लाइट लगा दो काम हो जाएगा, और फिर पूरा इंटीरियर जो फील है वो ख़राब हो जाता है हमारा। इसका मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि एक साइड पे क्या किया, क्लाइंट ने लिविंग रूम में
सिर्फ सेंटर लाइट लगवाई और कॉर्नर्स में एकदम खाली छोड़ दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आया कि कॉर्नर्स जो है बिल्कुल डल और डार्क फील हो रहे थे। तो उसकी वजह से बाद में उसको वापस नुकसान हुआ, खर्चा करना पड़ा उसको, और जो बाद में लाइट भी उसको बढ़ानी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपन ध्यान में रखें। ऐसे एक बार क्लाइंट ने क्या किया कि किचन में जो सिर्फ है ओवरहेड लाइट लगवाई, जिसकी वजह से काउंटर टॉप है और सिमनी के जो नीचे है कोई एलईडी स्ट्रिप लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि कुकिंग करते वक्त उसकी सीधो शैडो है जो अब सीधी प्लेटफॉर्म पे पड़ रही थी। तो काम करने पे मुझको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, और उसके बाद में डायरेक्ट जो है 5 से 10 हज़ार का खर्चा भी करना पड़ा क्लाइंट को। दोस्तों इसकी प्रॉब्लम जो है ना वो क्या होती है कि लाइटनिंग गलती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इंटीरियर का ओवरऑल लुक और फील डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाद में खर्चा भी होता है, टाइम भी जाता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें गलतियाँ ना करें आप बिल्कुल भी। और इसका सॉल्यूशन जो है ना सीधा यही है कि आप पहले से प्लानिंग करके रखें और बजट जो है वो भी फिक्स करके रखें। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। जैसे कि मैं आपको आप इस चेकलिस्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन सी कहाँ पे लाइट यूज़ होनी चाहिए। लाइट लिविंग एरिया में जो है सीलिंग प्लस कॉर्नर प्लस एसेंट लाइट लगाइए, और बेडरूम में जो है ना मेन लाइट और रीडिंग प्लस स्टडी लाइट होनी चाहिए। किचन में जो है ओवरहेड कॉर्नर और काउंटर टॉप प्लस सिमनी लाइट जो है एलईडी स्ट्रिप लाइट भी लगाना ज़रूरी होता है। और फोर्थ तो है वो स्टडी या वर्क एरिया में हमको टास्क लाइट लगाना ज़रूरी होता है। डाइनिंग एरिया में जो है वो सैंडिलियर या फिर पेंडेंट लाइट होनी ज़रूरी है। और सिक्स जो हमारा है वो हॉलवे या एंट्रेंस में एसेंट लाइट होनी चाहिए बिल्कुल भी। और हर लाइट का जो है स्विच है प्लेसमेंट और जो है डायमीटर जो है चेक करो, ताकि बाद में कोई भी टेंशन ना हो। याद रखो दोस्तों, इंटीरियर का जो डिज़ाइन है ना वो तभी चमकता है जब लाइटिंग सही हो और कॉर्नर जो है वो हाईलाइट हो। दोस्तों इसी के साथ जो हमारी छठी जो गलती है वो है कि अक्सर जो लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज का जो प्लान है वो कम रखते हैं। लोग बोलते हैं कि बस डिज़ाइन सुंदर होना चाहिए, स्टोरेज का बाद में देख लेंगे, लेकिन और फिर बाद में जाके प्रॉब्लम आती है जो फर्नीचर लग जाता है। ऐसे एक बार क्या हुआ कि साइड पे क्लाइंट ने एक बार जो है डबल डोर वाला सिर्फ वार्डरोब बनवाया, जिससे क्या हुआ कि उसके जो वस्तुएं हैं बाद में 6 महीने बाद कुछ टाइम के बाद सामान जो है वो ऐसे ही फैला इधर उधर पड़ा रहा, जिसकी वजह से उसको बाद में एक्स्ट्रा सेल्फ और एक्स्ट्रा कुछ जो है कपबोर्ड और बनवाना पड़ा। तो ये बाद में खर्चा ऐसा ना हो, उससे पहले आप प्लानिंग प्रॉपर करके रखो और स्टोरेज का खासकर ध्यान में रख के चलो। कुछ इस तरीके से ही हमारे क्या हुआ कि किचन में जो है कैबिनेट कम रखे गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सामान जो है काउंटर टॉप पे आधा पड़ा रहता था, स्पेस कम मिलता था। और ऐसे ही कुछ हुआ कि लिविंग रूम में टीवी प्लस जो है शू रैक भी जो है प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से विजिटर आते थे, गेस्ट आते थे, उसकी वजह से उसको कल्टर फील होता था। ऐसे ये सारी चीज़ें जो कॉमन होती है हमको पहले से स्टोरेज का और प्रॉपर मैनेज करके रखना होता है सारी चीज़ें। देखिए स्टोरेज का जो है स्टोरेज कम रखना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि घर सुंदर लगता है शुरू में, लेकिन बाद में जो होता है 6 महीने बाद साल भर बाद क्या होता है कि कल्टर फील होता है, हमको कल्टर विजिबल हो जाता है, और बाद में फर्नीचर जो है ऐड करना पड़ता है, एक्सपेंसिव और डिज़ाइन मिसमैच हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखो और जो है प्रॉब्लम वो ऐसी कभी आपको फेस नहीं करनी पड़ती। दोस्तों इसी के साथ जो सॉल्यूशन मेरी एक्सपर्ट एडवाइस रहेगी ना वो ये है कि जो हर रूम का जो है प्रॉपर स्टोरेज प्लान करके रखो आप। जैसे कि बेडरूम में हमेशा आप वार्डरोब प्लस ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर करो, और किचन में हमेशा अपर प्लस लोअर कैबिनेट जो है और प्लस पुल आउट रैक भी रखो आप। और लिविंग रूम में टीवी यूनिट प्लस कंसोल हॉल प्लस हिडन रैक स्टोरेज रखो। स्टडी या वर्क एरिया में आप सेल्फ प्लस ड्रॉवर रखो, और हॉलवे में शूज रैक प्लस स्मॉल स्टोरेज रखो, और एक्स्ट्रा 10 से 15% स्पेस जो है वो बफर रखो, ताकि फ्यूचर में कोई भी चीज़ें आप ऐड करो तो उसमें कम ना पड़े आपको। याद रखो दोस्तों, इंटीरियर में हमेशा जो है सुंदरता और यूटिलिटी दोनों ही जो है वो हमेशा स्टोरेज से ही आती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो है वो है डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिटर्न कोई भी एग्रीमेंट ना होना। लोग बोलते हैं कि भाई इंसान अच्छा है, काम सही करेगा, और बाद में जाके प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें पहले आप लेके रखें, रिटर्न में लेके रखें, एग्रीमेंट बना के रखें। रियल एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि एक साइड पे क्लाइंट ने वर्बल एग्रीमेंट किया और कारपेंटर ने काम स्टार्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली डिमांड की गई, जिसकी वजह से बाद में क्लाइंट को भी नुकसान हुआ। दोस्तों इसका इम्पैक्ट रिटर्न एग्रीमेंट ना होने से एक्स्ट्रा पैसा हमको अलग से देना पड़ता है, फिर काम का स्कोप जो है वो भी कम हो सकता है, और टाइमलाइन और क्वालिटी में भी हमको गारंटी नहीं मिलती है कोई भी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हर इंटीरियर का काम जो है रिटर्न एग्रीमेंट प्लस बिल के साथ ही होना चाहिए हमेशा। दोस्तों एग्रीमेंट में जैसे कि टोटल कॉस्ट प्लस पेमेंट शेड्यूल
दूसरा मटेरियल ब्रांड प्लस ग्रेड, और तीसरा वर्क स्कोप प्लस टाइमलाइन, और चौथा वारंटी या आफ्टर सर्विस, और पांचवा हमारा है एक्स्ट्रा चार्जेस का क्लच। एक जो छोटी रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो हमारा लाखों का जो पैसा जो है वो बचा सकता है। इसी के साथ याद रखो दोस्तों, वर्बल एग्रीमेंट जो है आपका सिर्फ ट्रस्ट है, लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट लिया तो वो आपका इंश्योरेंस होगा। अगर आप ये 7 चीज़ों का ध्यान में रखते हो तो आपका इंटीरियर जो है बजट में भी होगा और टेंशन फ्री भी होगा। अगर आप इसी तरीके से और भी कुछ इंटीरियर से रिलेटिव टिप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।